हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं मेंटल मैकेनिज्म, जिसमें कि मानसिक संघर्ष एवं तनाव दबाव से बचने के लिए व्यक्ति किन किन युक्तियों का सहारा लेता है, उसमें मैंने पूर्व में सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। अब मैं आगे उस पाठ को पढ़ाऊंगा। यह पाठ बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 असामान्य मनोविज्ञान एवं पार्ट 1 ऑनर्स के छात्रों के पेपर 2 के असामान्य मनोविज्ञान में दोनों में समान रूप से यह अध्याय पढ़ाया जाता है। तो अब हम 7वें अवयव की चर्चा करेंगे, जो कि गौण मानसिक जो रचना है या सेकेंडरी जो मैकेनिज्म है, मनोरचना है, उसमें 7वां प्रकार आता है निगेटिविज्म, जिसे नकारात्मकता भी कहते हैं। इस मनोरचना में व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेता है तथा अपने आप को उस मानसिक संघर्ष की स्थिति से बचा लेता है। प्राय देखा जाता है कि बच्चे में अधिकतर यह प्रक्रिया ज़्यादा पाई जाती है और लाख माता पिता के कहने पर वह उनके इंस्ट्रक्शंस को या कार्यों को नहीं करता है। ऐसा वह इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको खुशी की प्राप्ति होती है, बल्कि किसी मानसिक दबाव, मानसिक संघर्ष से बचने के लिए करता है। नकारात्मकता का भाव प्रायः अनुचित एवं अविवेकपूर्ण व्यवहारों के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है। इसमें मनोवैज्ञानिक ने 10 साल के बच्चे जैक का जिक्र किया, जो माता पिता से जब उसका संवेद विच्छेद हो गया तो वह अपने बहन के साथ चाची के घर रहने के लिए चला गया। मतलब उसके माँ बाप में जब आपसी संबंध खराब हो गए तो वह अपनी चाची के यहाँ अपने बहन के साथ गया। देखा गया कि उसकी चाची उसकी बहन से, जैक की बहन से तो बहुत प्यार करती थी और सारा कार्य वह उन्हीं से लेती थी। लेकिन जब जैक को कोई काम करने के लिए कहा जाता था तो वह निगेटिविज्म का सहारा लेता था, क्योंकि चाची उससे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, जिस वजह से उसको मानसिक संघर्ष होता था। उसकी चाची अक्सर उसकी फटकारती रहती थी, डांटती रहती थी। इस वजह से, इस परिस्थिति से बचने के लिए वह नकारात्मकता की प्रवृत्ति विकसित कर लिया और अपने ईगो को, चाची के व्यवहार से उत्पन्न संघर्ष को, तनाव को दूर करने के लिए उसे डेवलप कर लिया। 8वां प्रकार है विथड्रॉल, प्रत्याहार। विथड्रॉल नाम से यह स्पष्ट है कि कुछ ऐसा व्यवहार करना जिससे मानसिक संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए अपने आप को दूर हटा लेना। इस स्थिति में व्यक्ति मानसिक संघर्ष या तनाव से बचने के लिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न करता है कि आने वाली परिस्थिति से अपने आप को दूर रखता है। मतलब अलग हटा के रखना, उससे दूर रहने की प्रवृत्ति डेवलप करना। इसमें एक रिस्क फैक्टर भी होता है। इस व्यवहार को करने से व्यक्ति का स्वभाव ज़रूरत से ज़्यादा लजालू स्वभाव का एवं भीरू स्वभाव का हो जाता है। व्यक्ति में एक विशेष मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने स्यूडो फीबल माइंडेडनेस या मिथ्याहीन बुद्धि का नाम दिया है। हालांकि प्रत्याहार या विड्रॉल मनोरचना का प्रयोग
बच्चे अधिकतर किया करते हैं, लेकिन बड़े व्यक्तियों में भी यह व्यवहार पाया जाता है। बड़े व्यक्तियों में अक्सर आप यह कहते हुए सुनते हैं कि मैं यह काम नहीं जानता, मेरे लिए यह संभव नहीं है, लगता है कि यह काम काफ़ी कठिन है, आदि आदि संबोधन से जो व्यक्ति किसी परिस्थिति या कार्य के उत्पन्न होने पर जवाब देता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि वह विजुअल टेक्निक को अपना रहा है। मनोवैज्ञानिक पेज ने भी 1947 ईस्वी में ऐसे 22 व्यक्तियों के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों को उचित प्रोत्साहन एवं प्रोत्साहन से रास्ते पर लाया जाता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति में स्यूडो फ्यूबल माइंडेडनेस उत्पन्न हो जाता है और उसके व्यक्तित्व के लिए यह घातक होता है। अंत में जो युक्ति गौण मेंटल मैकेनिज्म के रूप में व्यक्ति अपनाता है, उसका नाम है कल्पना तरंग या दीवा स्वप्न, फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। दीवा स्वप्न या कल्पना तरंग एक ऐसी सामान्य मानसिक मनोरचना है जिसका प्रयोग लगभग हर एक व्यक्ति करते हैं। इस मनोरचना में व्यक्ति जागृत अवस्था में होते हुए भी एक ऐसी काल्पनिक अवस्था से गुजरता है जिसमें वह अपनी सारी इच्छाओं, प्रवृत्तियों की पूर्ति करते हुए पाया जाता है। यह अवस्था मनोवैज्ञानिकों के अनुसार न तो चेतन की होती है न अचेतन की होती है, बल्कि इसे अर्धचेतन का स्टेट कह सकते हैं। एक उदाहरण देते हुए मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बहुत से छात्र, या इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि एक छात्र आईएएस की तैयारी करता है और उस स्थिति में वह मानसिक संघर्ष की स्थिति से गुजर रहा है। अटेम्प्ट करने पर भी उसमें उस सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में वह देखता है कि सड़क पर चलते चलते, सड़क के किनारे बैठे बैठे वह दुआ स्वप्न में खो जाता है और पाता है कि हम आईएएस की नौकरी परीक्षा पास कर लिए हैं और हम कहीं के डीएम बने हुए हैं और जिला पदाधिकारी के कक्ष में बैठे हुए हैं और तमाम अफसर हमसे जो है सो चर्चा कर रहे हैं और बहुत से लोग हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं, फाइल संबंधी कार्य हम कर रहे हैं, अफसरों को निर्देश दे रहे हैं और विभिन्न तरह का वह सब कार्य कर रहे हैं जो एक जिला पदाधिकारी करते हैं। इससे इस दिवा स्वप्न के वजह से मानसिक रूप से विभिन्न दबाव एवं तनाव की स्थिति से अपने आप को वह व्यक्ति बचा लेता है और मानसिक संघर्ष को दूर करते हुए उसे एक आनंद और की पूर्ति होती है, इच्छा पूर्ति होती है और वह इस मनोरचना के आधार पे अपने आप को संतुष्ट कर पाता है। दिवा स्वप्न का स्वरूप अक्सर विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड होता है, अर्थात इच्छा पूरक होता है। इसीलिए फ्राइड ने इसे प्राइमरी प्रोसेस की संज्ञा दी है, प्राथमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है। विश फुलफिलमेंट इच्छा पूरक से संबंध है कि किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव या दबाव की स्थिति में व्यक्ति जब अपनी उस भावना को अचेतन मन में ढकेल देता है तो उसकी पूर्ति के लिए वह स्वप्न का सहारा लेता है एवं विभिन्न युक्तियों का सहारा लेता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने बार बार अभी के वीडियोज़ में की है, क्लासेज में की है। लेकिन दिवा स्वप्न में दिन में ही हम लोग जो है दिन के उजाले में ही राह चलते, कहीं बैठे हुए, कहीं लेटे हुए, किसी से बात करते हुए, बीच में ही ऐसी स्थिति में आके अपनी इच्छा को पूर्ति करते हुए पाता है और इस तरह से मानसिक संघर्ष से अपने आप को बचा लेता है।
मनोवैज्ञानिकों ने इच्छा पूरक दिवा स्वप्न को दो प्रकार का बताया है। एक है विजेता नायक दिवा स्वप्न, कन्क्वरिंग हीरो डे ड्रीमिंग, तथा सफरिंग हीरो डे ड्रीमिंग, जिसमें कन्क्वरिंग हीरो डे ड्रीमिंग है। कन्क्वरिंग मतलब जीतने वाला, विजेता। डे ड्रीमिंग से स्पष्ट है दिवा स्वप्न। ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि व्यक्ति को जिसमें सुखद भावना की अनुभूति होती है या अपनी इच्छा की पूर्ति विजेता के रूप में करते हुए पाता है, तो इसे ही कन्क्वरिंग डे ड्रीमिंग हीरो के रूप में प्रकार में बांटा गया है। मतलब इस प्रकार के डे ड्रीमिंग में व्यक्ति अक्सर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए पाता है और इसमें सुखद अनुभूति होती है, और अक्सर इसमें इच्छाओं की पूर्ति पॉजिटिव रूप में करते हुए पाता है। अर्थात जिस इच्छा की पूर्ति उसको करनी रहती है वह सुखद परिस्थिति में होती है। अर्थात कोई व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री बनते हुए, खुद को आईएएस बनते हुए, खुद को एक मास्टर प्रोफेसर बनते हुए, खुद को एक नायक नायिका बनते हुए, हीरो या हीरोइन बनते हुए दिवा स्वप्न में देख सकता है और अपने अपने अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति वह कर सकता है। अब दूसरा जो प्रकार है उसमें व्यक्ति सफरिंग हीरो डे ड्रीमिंग है। उसके तहत व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दिवा स्वप्न देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, किसी एक्सीडेंट में या बेवजह मारा जाना, और यह देखना कि हमारे परिवार के लोग हमको सांत्वना दे रहे हैं। तो ये सब जितने प्रकार के दिवा स्वप्न है उसमें व्यक्ति अपनी दमिक ऊपर के दोनों प्रकार के, मतलब कि कन्क्वरिंग हीरो डे ड्रीमिंग और सफरिंग हीरो डे ड्रीमिंग, दोनों ही प्रकार की दिवा स्वप्न में व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को, जो संघर्ष या तनाव के कारण उत्पन्न होता है, उस दमित इच्छाओं की पूर्ति करते हुए पाता है। परंतु मनोवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि डे ड्रीमिंग का अत्यधिक प्रयोग होने से जिस व्यक्ति में ऐसी भावना ज़्यादा आ जाती है, ऐसी घटना ज़्यादा हो जाती है, उसमें सिजोफ्रेनिया का रोग, मनोविकलता का रोग उत्पन्न होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि फैंटेसी या डे ड्रीमिंग के अत्यधिक प्रयोग से बचना चाहिए। सामान्य स्तर पर थोड़ा मोड़ा डे ड्रीमिंग करना व्यक्ति के लिए लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि वह मानसिक दबाव की स्थिति से बच सकता है और उसकी वजह से उसमें असामान्यता का लक्षण नहीं दिखेगा। लेकिन यही डे ड्रीमिंग यदि ज़्यादा होने लगे किसी व्यक्ति विशेष में और अक्सर होने लगे, तो वह मनोविकलता का रोगी बन जाएगा, जो कि एक बहुत ही भयंकर मानसिक बीमारी है। तो अभी इस तरह से हमने देखा कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एवं तनाव से अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार की मनोरचनाओं का योग करता है, विभिन्न प्रकार की मानसिक मनोरचनाओं का सहारा लेता है, जिसमें सुविधा के दृष्टिकोण से हमने इसे दो वर्गों में बांट के विभिन्न मनोरचनाओं की चर्चा की, विभिन्न युक्तियों की चर्चा की। अक्सर व्यक्ति इन्हीं मानसिक मनोरचनाओं के आधार पे अपने आप को मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर करता है। इन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, रिप्रेशन और कंपनसेशन तथा फैंटेसी तुलनात्मक रूप से यदि देखिएगा तो इन लोगों में काफ़ी समानता है, इन अवयवों में काफ़ी समानता है। और ये जो बिंदु हैं वो प्राइमरी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मैकेनिज्म से संबंधित हो या सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म से संबंधित हो,
दोनों में इतनी समानता है कि कहीं कहीं आपस में लगता है कि एक ही चीज़ के हम बारे में बता रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर होने के कारण इसे दो विभिन्न भाग प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा गया है। तो इस तरह से आज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के मैकेनिज़्म की चर्चा जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे वह आज समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद जैसा कि हम बराबर आपसे आग्रह करते हैं कि संबंधित प्रश्न मन में किसी तरह की इच्छा जानने की हो, कोई चीज़ नहीं समझ पाए हो, तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा और मेरे मोबाइल से, मेरे नंबर से, मेरे मेल से आप ज़रूर प्रश्न पूछिएगा। थैंक यू।